द इफिड्रा जो प्लांट होता है ये आपको मोर और लेस एक बुश लाइक अपीयरेंस देगा भाई। ठीक है, जिसके आपको यहाँ पर इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है लाइक दैट। ठीक है, या फिर आप ये डायग्राम देखोगे तो ये पूरा प्लांट जो आप यहाँ पर देख रहे हो दिस वन, ये कंप्लीट क्या है, इफिड्रा है। ठीक है, ऐसा ही आपको ये जब आप इसको देखोगे ना तब आपको एज इट इज दिखाई देगा ये। ठीक है, मतलब आप इसमें आपको लीफ नहीं दिखाई देंगी, इसमें ये पहचानिए है कि इसमें जो इसकी जो स्टेम होती है वही ग्रीन होती हैं। यानी कि इसकी जो स्टेम है वो ग्रीन है और फोटोसिंथेसिस करती हैं, इसमें लीफ कोई फंक्शन नहीं करती हैं, तो यहाँ पर नो लीफ। लीफ होती हैं बट आप कह सकते हो स्किली लीफ होती हैं, रिड्यूस्ड फॉर्म में होती हैं। क्लियर है? लीफ प्रेजेंट होती हैं बट दे आर इन रिड्यूस्ड फॉर्म। तो आपको जब प्लांट देखोगे आप डायरेक्टली अपनी आंखों से, तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा जिसमें आपको लीफ नहीं दिखाई देंगे भाई, केवल आपको ग्रीन कलर की जो स्टेम है वो दिखाई देगी। इसके अलावा जब आप इसको और ज्यादा पास से देखते हो, इसके अंदर अगेन आपको ये जो स्टेम है वो दिखाई दे रही है। ठीक है, स्टेम दिखाई दे रही है, साथ में ही ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो दीज दीज आर द इट्स कोन, और आप कह सकते हो स्ट्रोबिलाई। इनके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। इन स्ट्रक्चर ये हम पढ़ेंगे जब हम रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। अभी हम पढ़ेंगे इसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर और एनाटोमी के बारे में। तो ये जो कौन होती हैं आपको कुछ कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं, लाइक दैट और लाइक दैट। ठीक है, तो अगेन जो प्लांट होता है इसमें मेल एंड फीमेल कौन दोनों लगती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो इफिड्रा आपको कहाँ पर दिखाई देगा, अभी कहाँ पर ये मिलेगा आपको। ठीक है, पता है इसका इसके कॉमन नेम है, लाइक जॉइंट पाइन बोल देते हैं इसको, इसको जॉइंट फिर भी बोल देते हैं, इसको मोरमोन टी भी बोला जाता है। ठीक है, इसको ब्रिंगमन जो टी है ये भी वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है। और फैमिली हो जाएगी इफिड्रेसी फैमिली, फैमिली के पीछे एसीआई वर्ड लगता है। और ऑर्डर हो जाएगा इफिड्रेल्स, भी ऑर्डर के पीछे एल्स लगता है। ठीक है, तो ये इसकी क्लासिफिकेशन आपसे पूछता है तो आप ये लिख सकते हो, तो जीनस इफिड्रा, ठीक है, फैमिली इफिड्रेसी और ऑर्डर इफिड्रेल्स। अराउंड 50 स्पीसीज इसकी रिपोर्ट की गई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनमें से वर्ल्ड की अगर बात करते हैं तो ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, साउथ वेस्ट, सेंट्रल एशिया, ये लगभग आपको हर जगह हर एक क्लाइमेट में मिल जाएगा। ज़्यादातर ये आपको और ड्राई जो क्लाइमेट होता है ना वहां पर ही ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। इसके बाद अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसकी लगभग 8 स्पीसीज रिपोर्ट की गई हैं, जिनमें से आप एक दो के नाम याद कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल इफिड्रा इंटरमीडिया, इफिड्रा जियार्डियाना, इफिड्रा सेक्सिटैलिस, इफिड्रा फोलिएटा भाई। तो ये कुछ स्पीसीज हैं जो इंडियन कॉमन स्पीसीज हैं, इनमें से आप इफिड्रा इंटरमीडिया या फिर इफिड्रा जियार्डियाना भी याद कर सकते हो। इसके अलावा इंडिया में आपको देखने को मिलेगा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और सिक्किम, कश्मीर से सिक्किम तक, यानी कि जो हिमालयन रीजन है वहां पर ही आपको देखने को मिलेगा। साथ में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जो एरिया है यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर इसकी मॉर्फोलॉजी फीचर्स, कुछ और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की अगर बात करते हैं, इसके अंदर भी जो मेन प्लांट बॉडी है डिप्लॉयड टू एन होती है, और इसके ऊपर भी आपको रूट स्टेम आपको दिखाई देंगी, लीफ इसमें रिड्यूस्ड होती हैं। ठीक है, जीरोफिटिक करेक्टरिस्टिक शो करता है। और ये आपको सर्ब की फॉर्म में, वुडी सर्ब की फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है, इसकी कुछ स्पीसीज लियानाज फॉर्म में भी रहती हैं। लियानाज मतलब जो आपकी बेल टाइप में होती है ना, क्लाइंबर टाइप में, इस तरीके से जो बेल वगैरह होती हैं वैसे वैसे भी आपको कुछ इसकी स्पीसीज आपको देखने को मिलती हैं। इफिड्रा कॉम्पैक्टा जो स्पीसीज होती है ये लगभग 30 सेंटीमीटर की हाइट होती है। एंड इफिड्रा ट्राइएंड्रा ये जो स्पीसीज होती है ट्री बनाती है भाई। ठीक है, और इसकी हाइट बहुत कई मीटर की होती है। तो मतलब ये इसकी साइज में वेरिएशन बता रहा है कि जो प्लांट आपको 30 सेंटीमीटर से कई मीटर तक का देखने को मिल सकता है। इसकी अलग अलग स्पीसीज अलग अलग हाइट को रिप्रेजेंट करती हैं। अच्छा, एक टर्म लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना, ये वैसे थोड़ा इससे इससे हटके टॉपिक है, बस मुझे दिमाग में आ गया। तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो मैंने बताया था जब वुड बनता है, सेकेंडरी जाइलम बनता है, तो उसमें एक लेयर लाइट कलर की बनती है और एक आपकी डार्क कलर की लेयर बनती है। ठीक है ना, इनका नाम होता है एनुअल्स रिंग्स। याद होगा आपको, मैंने बताया था ये एनुअल्स रिंग्स। ठीक है, अब इन एनुअल्स रिंग की स्टडी को क्या बोलते हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी भाई। डेंड्रोक्रोनोलॉजी ये वर्ड आपने याद रखना है। ठीक है, और डेंड्रोलॉजी ये बोला जाता है स्टडी ऑफ ट्री को। ठीक है, डेंड्रोलॉजी ये बोला जाता है स्टडी ऑफ ट्री को।
तो दो टर्म है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स रिंग्स, यानी कि वुड के अंदर जो रिंग होती है उनकी स्टडी को बोला जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, और डेंड्रोलॉजी बोला जाता है स्टडी ऑफ ट्री को भी। तो दोनों टर्म्स आपने एग्जाम के हिसाब से, एक नंबर के हिसाब से आपने इनको याद रखना है। इसके बाद प्लांट बॉडी के अंदर आपको रूट, स्टेम और लीफ दिखाई देंगे, बट यहाँ पर जो लीफ होती हैं दे आर हाईली रिड्यूस्ड। और लियानाज की डेफिनेशन लिखी हुई है, जो क्लाइंबिंग टाइप के जो प्लांट होते हैं ना उनको लियानाज बोला जाता है। और जब आप क्लोज से देखते हो तो यहाँ पर जो ये पिंक कलर की आपको स्केल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, दे आर द लीफ भाई। तो यहाँ पर ये लीफ है जो कि स्केल लाइक लीफ है, ठीक है। और स्टेम इसके अंदर ग्रीन है, और स्टेम के अंदर आपको नोड और इंटरनोड दिखाई देती हैं। जहां पर नोड होती है वहां पर उस नोड के साथ में यहाँ पर आपको दो या तीन स्केली लीफ दिखाई देती हैं। तो जहां पर भी ये लीफ होंगी वहीं पर क्या होगी, इसमें नोड होगी, ठीक है। और दो नोड के बीच की जो पोर्शन होता है उसको बोला जाता है इंटरनोड। जैसे कि आपका एक गन्ना जो शुगर केन होता है ना, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है, बट शुगर केन आपका थोड़ा डायमीटर ज्यादा होता है, यहाँ पर ज्यादा डायमीटर रहेगा, आपको बहुत कम आपको डायमीटर दिखाई देगा। और ये इसमें जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दी आर द इट्स कोन, ठीक है। जो ये स्ट्रक्चर है ये आपको इसमें फ्लावर जैसे दिखाई देंगी, बट इसकी कौन होती है। इसके बाद वन बाई वन इन तीनों स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रूट के बारे में। तो यहाँ पर जो रूट होगी, इट इज प्रोमिनेंट अंडरग्राउंड टैप रूट सिस्टम शो करती है, मींस रेडिकल से इमर्ज होती है। इसके बाद साथ में ही कुछ टाइम बाद इसमें जो एडवेंटिस रूट्स हैं वही भी डेवलप हो जाती हैं। मैनी रूट्स हेयर आर प्रेजेंट बट देयर इज नो माइक्रोराइजा। तो माइक्रोराइजा किसमें था आपको याद होगा, पाइनस के अंदर, पाइनस की रूट के अंदर यहाँ पर माइक्रोराइजा में देखने को मिलता था, बट यहाँ पर कोई भी माइक्रोराइजल स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पर रूट हेयर प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा स्टेम के बारे में। तो स्टेम इसमें इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में स्टेम ही पूछा जाता है। अभी मोर्फोलॉजिकल अगर मोर्फोलॉजी पूछी जाती है तो इसकी स्टेम ही पूछी जाती है, ठीक है। तो जो स्टेम रहेगी ये लुक लाइक इक्विस्टेम, आपने जो इक्विस्टेम प्लांट हमारा टेरिडोफाइटा के अंदर, ठीक है। तो वहां पर आपको याद होगा कि स्टेम के अंदर जो नोड इंटरनोड होती हैं, वैसे ही यहाँ पर भी नोड इंटरनोड होती हैं। स्टेम ग्रीन होती हैं, रिब्ड होती है, ब्रांच होती हैं, फ्लूटेड मतलब अंदर से होलो हो सकती है, एंड डिफरेंशिएटेड इनटू द नोड एंड इंटरनोड भी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखने पड़ेंगे और एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा। मोर और लेस जो शुगर केन होती है उसकी स्ट्रक्चर भी आप याद कर सकते हो, वैसी वैसी ही पॉइंट आपने सेम पॉइंट यहाँ पर लिखने हैं भाई। दे इट इज डिस्टिंक्टली जॉइंटेड, इसलिए इसको जॉइंटेड फिर बोला जाता है। परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड कॉल्ड फेलोक्लेड भी, इसको फेलोक्लेड बोला जाता है बिकॉज जो स्टेम होती है इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ये फोटोसिंथेसिस का काम करती है। तो ये पॉइंट भी इसका, थर्ड पॉइंट भी इसका इंपॉर्टेंट है। ब्रांचेज अराइजेज ऑन द एक्सिलरी बर्ड्स एंड आर देयर फॉर इन द पेयर ऑफ थ्री और फोर वे, यानी कि जो बर्ड्स होती है ना वहां से इसमें जो ब्रांच हैं दो या तीन इसमें अराइज होती हैं। और जहां पर भी ये बर्ड्स होंगे, एक्सिलरी बर्ड्स होंगे या फिर नोड रीजन होगा, वहीं पर आपको जो स्केली लीफ है ये भी दिखाई देती है एट द नोड रीजन भाई, इन द डिफरेंट स्पीसीज। तो स्केली लीफ का नंबर अगेन वेरी करता है, दो हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, छह हो सकती हैं, ठीक है। ब्रांचेज आर आल्सो ग्रीन, तो अगेन जो मेन स्टेम से ब्रांच निकलेंगी दे आर आल्सो ग्रीन एंड दे आर सिमिलर टू द स्टेम भाई, ठीक है। और ये जो ब्रांच होती हैं दे आर आल्सो अगेन डिफरेंशिएटेड इनटू द नोड एंड इंटरनोड। इसके बाद ब्रांचिंग स्टार्ट अर्लियर एट द कोटिलेडनरी स्टेज में, यानी कि जो ब्रांचिंग है इसमें जो कोटिलेडन्स बनते हैं, जब सीड जर्मिनेट होता है इसका, तो जो कोटिलेडन्स बनते हैं ना उसी टाइम पर इसमें जो ब्रांच हैं वो बननी स्टार्ट हो जाती हैं। एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि स्टेम की टिप के ऊपर एक टिश्यू होता है जिसको बोला जाता है एपिकल मेरिस्टेम, इज हैविंग ए वेल मार्क ट्यूनिका लेयर। ट्यूनिका लेयर मतलब इसकी एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसको ट्यूनिका लेयर बोला जाता है। यानी कि मान लो स्टेम है, स्टेम की टिप के ऊपर कुछ सेल्स होती हैं जिसका नाम होता है एपिकल सेल। एपिकल सेल की जो बाहर वाली लेयर होती है इसका नाम होता है ट्यूनिका लेयर भाई। तो इसमें ट्यूनिका लेयर होती है, बट द ग्रोथ ऑफ इंटरनोज इंडिपेंडेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन एट द बेस। तो ये बोल रहा है कि एपिकल मेरिस्टेम तो होती है, बट एपिकल मेरिस्टेम स्टेम की हाइट को नहीं बढ़ाती है। स्टेम की हाइट बढ़ती है इंटरनोड की वजह से। तो मान लो ये आपकी इंटरनोड है, इंटरनोड में यहाँ पर इसमें क्या दिखाई देंगे आपको, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दिखाई देते हैं। इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से जो इंटरनोड होती है उसकी जो साइज है वो बढ़ती है, और ओवरऑल प्लांट की हाइट है वो इंक्रीज होती है, आपको दिखाई देती है। मीन्स एपिकल मेरिस्टेम है, अगेन इट इज यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ट्यूनिकल लेयर है, ये भी एंजियोस्पर्म्स का फीचर है, बट इसके अंदर ये बता रहा है कि जो ग्रोथ है प्लांट की वो, उसमें एपिकल जो मेरिस्टेम होती है उसका ज्यादा रोल नहीं होता है। वहां पर जो इंटरनोड होती है ना उनके अंदर आपको इंडिपेंडेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दिखाई देगा, और वो प्लांट की हाइट को इंक्रीज करता है। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक।
जल्दी रिप्लाई करे किया करो भी आप, जो भी ऑनलाइन कनेक्टेड हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, ये वाला पॉइंट सैफ अली? यस सर। अली ठीक है। यस सर। ओके। इसके बाद दिस जोन इज ड्राई अप एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन में। तो अगेन जो मैथमेटिक जोन होता है इसका, या फिर एपिकल जोन होता है, यानी कि जो स्टेम होती है, जैसे ही ग्रोइंग सीजन ड्राई होता है ये भी ड्राई हो जाता है। इट इज रिजल्ट इन द ब्रिटलनेस एंड शेडिंग ऑफ द ब्रांच। तो अगेन जैसे ही ड्राई पीरियड आता है उस टाइम पर इसकी जो ब्रांच होती है वो ड्राई हो जाती हैं, सूख जाती हैं, और उसके बाद फिर ये टूटनी स्टार्ट हो जाती है। ब्रिटलनेस का मतलब होता है जिसकी आप हाथ लगाओ एकदम से वो टूट जाएंगी सूख के। ब्रांचेज आर अगेन रिप्लेस बाय द नेक्स्ट सीजन एट द न्यू एक्सिलरी बर्ड्स। तो अगेन मान लो मेन स्टेम है, यहाँ पर ब्रांच थी, ब्रांच सीजन खत्म हुआ, ब्रांच टूट के नीचे गिर जाएंगी। नेक्स्ट सीजन आएगा, फिर से जो एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं वहां से नई ब्रांच हो इसमें निकलती रहती है। तो इसी तरीके से प्लांट अपनी ग्रोथ को लगातार करता रहता है। इस तरीके से आपको, अगर आप इसकी फोटो देखोगे ना, तो ये नहीं, इसमें आपको मेन स्टेम दिखाई दे रही है बीच में, और उस मेन स्टेम से आपको जो धागे से आपको दिखाई दे रहे हैं दे आर द ब्रांचेस। यहाँ पर आप देखोगे इंटरनोड रीजन है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटरनोड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। दो इंटरनोड के बीच में दो सक्सेसिव इंटरनोड के बीच में यहाँ पर आपको नोड रीजन दिखाई देगा, तो ये भी नोड है, यहाँ पर भी ये नोड रीजन है भाई। ठीक है। इसके बाद नोड रीजन से मैंने बताया था इसमें क्या निकलती हैं, जो स्केली लीफ है वो निकलती हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे नोड रीजन से ये आपको जो लीफ स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं दे आर द स्केली लीफ। ठीक है। नोड रीजन से आपको दिखाई देंगी। इनका नंबर अगेन 2 4 6 लाइक दैट, वो डिपेंड करता है स्पीसीज टू स्पीसीज, तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देंगी। इनका कुछ फंक्शन नहीं है, रिड्यूस फॉर्म में होती हैं ये। ठीक है। ज्यादातर ये आपको ब्राउन या फिर रेड कलर के दिखाई देंगी और फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं। ये पॉइंट आपने इसमें याद रखने हैं। तो अगर लीफ की अगर बात करते हैं, दे आर स्मॉल स्केली लीफ प्रेजेंट इन द पेयर्स। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि जो लीफ होंगी नोड पे प्रेजेंट होंगी और पेयर में प्रेजेंट आती है, या तो दो होंगी, चार होंगी, छह होंगी, आठ होंगी, लाइक दैट। एंड अरेंज इन द अपोजिट डेकोसेट मैनर। भी अपोजिट डेकोसेट मैनर का मतलब होता है, मान लो ये आपकी नोड है, एक लीफ यहाँ पर होगी तो दूसरी लीफ यहाँ पर होगी, मतलब एक दूसरे के ये अपोजिट होंगी। ठीक है। और दूसरी अगर चार लीफ हैं तो मान लो एक इधर आगे की तरफ होगी, एक इसमें पीछे की तरफ होगी भाई, इस तरीके से। दी लीफ यूनाइटेड एट द बेस एंड फॉर्म में बेसल शीथ भी अराउंड द नोड। तो जहां पर इसकी ये प्रेजेंट होती हैं, तो लोअर पोर्शन से अगर आप देखोगे ना, तो सारी लीफ मिलके एक सीथ लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, और ये जो सीथ होती है नोड को लगभग कवर करके रखती है। ठीक है। इसके बाद इच लीफ कंटेन टू अनब्रांच पैरेलल वेन्स। तो अगर आप लीफ की स्ट्रक्चर को देखोगे, मान लो लीफ है तो इसके अंदर आपको दो अनब्रांच पैरेलल वेन्स आपको इसमें दिखाई देंगी। दे आर सो माइन्यूट दैट दे आर नो यूज, यानी कि जो लीफ होती हैं बहुत छोटी होती हैं, इसी वजह से इनका कोई ज्यादा यूज नहीं है, एंड अनेबल टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस भी। ये पॉइंट भी इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपने याद रखना है। फंक्शन, जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन है ये अगेन जो स्टेम होती है वो परफॉर्म करती है इसमें। और अगेन इसमें जो ट्रू फोलीज लीफ होती हैं वो इसमें एब्सेंट होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इनकी एनाटॉमी के बारे में भी। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे स्टेम, क्योंकि स्टेम अगेन इंपॉर्टेंट है, और स्टेम की ही आपसे एनाटॉमी एज वेल एज मॉर्फोलॉजी आपसे पूछी जा सकती है। तो स्टेम की एनाटॉमी की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो स्टेम आपको रिब्ड दिखाई देगी, एंड इन ट्रांसवर्स सेक्शन शो रिज्ड एंड ग्रूव्स भी। तो जो आउटर लेयर रहेगी इसकी स्टेम की, इसमें आपको, ये आपको कुछ कुछ इस तरीके से दिखाई देगी भाई। तो इसके अंदर आपको रिज दिखाई देंगी। रिज मतलब जो पोर्शन ऊपर की तरफ आया होता है उसका रिज नाम होता है, एंड ग्रूव्स का नाम होता है जो पोर्शन अंदर की तरफ दसा हुआ है, उसका नाम ग्रूव्स होता है। तो यहाँ पर ये ग्रूव्स रहेंगे इसमें इस तरीके से, और जो पोर्शन ऊपर की तरफ बाहर की तरफ निकला हुआ है इसको बोलोगे फ्रिज। तो अगेन अगर स्टेम का टीएस देखते हो आप, तो इसमें आपको जिग जैग या फिर रिब्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगी, और यहाँ पर आपको जो स्टेम की आउटलाइन में आपको रिज्ड रिजिज एंड ग्रूव्स आपको देखने को मिलेंगे। अगेन आउटर मोस्ट लेयर क्या रहेगी, इपिडर्मिस रहेगी। ठीक है। थिक वॉल्ड सेल्स होती है कवर, और इपिडर्मिस के ऊपर आप क्यूटिकल बता दोगे। सनकन स्टेमेटा इसमें प्रेजेंट होती है, स्टेम फोटोसिंथेसिस करती है तो स्टेम के ऊपर ही आपको स्टोमेटा बताने पड़ेंगे। आर प्रेजेंट इन द स्लोप ऑफ रिज, मींस जो ग्रूव रीजन होता है इसमें, वहां पर आपको इसमें क्या दिखाई देंगे, स्टोमेटा दिखाई देंगे भी। ठीक है। इसके बाद इपिडर्मिस के नीचे आपको हाइपोडर्मिस दिखाई देगी, और हाइपोडर्मिस केवल आपको जहां पर रिज है वहीं पर ही दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक रिज है, ये ग्रूव, ये फिर से रिज, और ये ग्रूव इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पर ये मान लो रिज है आपकी, और यहाँ पर रिज है, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, इसमें स्टोमेटल जो चैम्बर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे।
ठीक है, यहाँ पर स्टोमेटा होगा। और जहां पर रिज है उसके नीचे आपको यहाँ पर जो हाइपोडर्मिस है भाई, वो आपको दिखाई देगी इस तरीके से। तो यहाँ पर आप हाइपोडर्मिस बनाओगे, हाइपोडर्मिस ओनली प्रेजेंट बिलो द रिज। ठीक है, ग्रूव जहां पर होगा वहां पर हाइपोडर्मिस टिश्यू नहीं, ना के बराबर होता है। ठीक है, और जो अगेन हाइपोडर्मिस अगेन सेकंड गामेटस सेल से मिलकर बनती है, हार्ड होती है, डेड होती है, अगेन प्लांट को स्टेम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है ये। ठीक है, तो अगर आप इसकी फोटो देखते हो, यहाँ पर आप देखोगे ये रिज है। ठीक है, और जहां पर दो सक्सेसिव रिज के बीच में ग्रूव रहेगा, तो ये पोर्शन क्या है, इसका ग्रूव रीजन है भाई। तो ग्रूव रीजन में आप बताओगे यहाँ पर क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। इस तरीके से आप स्टोमेटा बता दोगे, जहां पर भी ये जो गैप इन्होंने बना रखा है ये रिप्रेजेंटिंग द स्टोमेटा। ठीक है, इस तरीके से आप स्टोमेटा बता दोगे, ये स्टोमेटा है। और जहां पर रिज है उसके जस्ट नीचे आप बताओगे हाइपोडर्मिस है, तो यहाँ पर ये हाइपोडर्मिस को लेबलिंग किया हुआ है, डार्क कलर की होती है। यहाँ पर आप देखोगे इस डायग्राम में, तो यहाँ पर ये हाइपोडर्मिस को यहाँ पर इस तरीके से बता रखा है भाई, ये हाइपोडर्मिस टिश्यू है, दिख रहा होगा आपको इसमें। तो दिस वन इज द हाइपोडर्मिस टिश्यू। और ये ऊपर वाला पोर्शन अगेन क्या है, रिज है, और रिज के जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस होती है। और दो सक्सेसिव रिज के बीच में यहाँ पर क्या होता है, ग्रूव रीजन होता है। ग्रूव रीजन में क्या होते हैं, इसमें स्टोमेटा होते हैं। तो यहाँ पर स्टोमेटा भी दिखा रखे हैं आपको, इस तरीके से आप स्टोमेटा बना सकते हो। और स्टोमेटा के नीचे आप सब स्टोमेटल केविटी बना दोगे। और इसके बाद आप थर्ड लेयर बनाओगे कोर्टेक्स भी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्या हो जाएगा, इसमें कोर्टेक्स हो जाएगा। कोर्टेक्स के अंदर इसमें आपको क्लोरन काइमेटस जो सेल्स हैं वो दिखानी पड़ेंगी। तो ये सारी सारी सेल जो अब यहाँ पर रिप्रेजेंट की हुई हैं, दे आर द क्लोरन काइमेटस सेल्स। तो क्लोरन काइमेटस सेल्स क्या होती हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग मीजोफिल सेल होती हैं, जिनके पास क्लोरोफिल होता है, और ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करती हैं। ठीक है, इनके अलावा यहाँ पर थोड़ी बहुत इसमें कुछ एक सेकंड काइमेटस सेल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं लाइक दैट। तो कुछ कुछ यहाँ पर सेकंड काइमेटस सेल्स के बंडल्स हैं, वो भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। ये भी इनको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो लेयर आती है उसका नाम होता है कि एंडोडर्मिस। और उसके बाद फिर आप पेरिसाइकिल बता दो, सिंगल लेयर एंडोडर्मिस है, सिंगल लेयर पेरिसाइकिल है। और उसके जस्ट नीचे आप बताओगे इसमें स्टेम है, तो यहाँ पर क्या होंगे, वस्कुलर बंडल होंगे। तो वस्कुलर बंडल का नंबर अगेन 4, 6, 8, 10 लाइक दैट हो सकता है। और यहाँ पर जो वस्कुलर बंडल होंगे वो आपको कॉन्जॉइंट कोलेटरल और ओपन दिखाई देंगे भाई। तो अगेन अगर एक वस्कुलर बंडल की बात करें, जैसे मैंने पाइनस में बात की थी, वैसे ही यहाँ पर एक सिंगल वस्कुलर बंडल होगा आपका आइसक्रीम शेप वाला, लाइक दैट। ठीक है, तो ऊपर वाला पोर्शन फिलोएम हो जाएगा, नीचे वाला जाइलम हो जाएगा। अगर जाइलम की बात करते हैं तो इसमें ये वाला पोर्शन इसका प्रोटोजाइलम हो जाएगा अगेन, और ये वाला पोर्शन इसका मेटाजाइलम हो जाएगा। जब आपसे एग्जाम में पूछते हैं तो आपने इसको कुछ कुछ इस तरीके से ड्रॉ करके आना, या आउटलाइन हो जाएगी। मान लो यहाँ पर जो आप ट्यूब बनाओगे उनका डायमीटर आपने नैरो बनाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोटोजाइलम। यहाँ पर जो वेसल्स बनाओगे, ट्यूब बनाओगे, इनका डायमीटर आपने थोड़ा ब्रॉड बनाना है, तो ये हो जाएगा आपका मेटाजाइलम। ठीक है, यहाँ पर आप कैम्बियम दिखा सकते हो बीच में, तो ये कैम्बियम हो जाएगी। और इसके ऊपर यहाँ पर आप फिलोएम बता दोगे। ठीक है, ये नीचे वाला पोर्शन, और सेंटर में इसमें फिर थोड़ी बहुत केविटी होती है जिसका नाम होता है पिथ भाई। ये हो गया इसका स्टेम का टीएस। अगर आपको डायग्राम याद है तो आप एग्जाम में आराम से इसको लिख सकते हो। इसमें लगभग सेम है पाइनस जैसा, बस थोड़ा डिफरेंस ये है कि इसकी जो आउटलाइन है वो थोड़ी ही वेवी वेवी शेप की है, मतलब जिग जैग शेप की है। ठीक है, इसमें आपको ऊपर नीचे इस तरीके से जो पोर्शन आपको दिखाई देते हैं, इसमें रिज एंड ग्रूव आपको दिखाई दे रही है। यहाँ तक क्लियर है भाई। और साथ में ही जो स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस करती है, इसलिए यहाँ पर स्टेम के कोर्टेक्स के अंदर जो सेल होंगे वो क्लोरीन काइमेटस सेल्स होती हैं, ये भी आपने याद रखना है। और ओबीसी बात है, स्टेम फोटोसिंथेसिस करेगी तो गैस सेक्शन के लिए क्या चाहिए, स्टोमेटा चाहिए, तो यहाँ पर ये स्टोमेटा भी है। यहाँ तक क्लियर है, जल्दी रिप्लाई करो आप थोड़ा। हाँ, यस सर। ठीक है भाई, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो भाई। ठीक है ना, ये सारा सब कुछ लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो इसको आप बाद में आप पढ़ लेना। ठीक है, मैं इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ। तो कोर्टेक्स 2 to 3 लेयर होगा, इसके अंदर आपको फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं। ठीक है, कुछ एक सिंगल डायमीटर सेल्स के पैच भी होते हैं, और यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होती हैं। ठीक है, ये सारा सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, एंडोडर्मिस के बारे में लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर पेरिसाइकिल भी अगेन सिंगल लेयर होती है। उसके बाद वस्कुलर बंडल के बारे में लिखा हुआ, तो कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन और एंड डार्क वस्कुलर बंडल है यहाँ पर। ठीक है, और साथ में ही ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, अपने याद रखना है कि जो जाइलम होता है इसमें उसके अंदर वेसल्स होती हैं। अकेला पहला ऐसा जिम्नोसम्स है, ठीक है, जिसमें जाइलम में वेसल्स होती हैं। जिम्नोसम्स में वेसल्स नॉर्मली एब्सेंट होती हैं। ठीक है, नॉर्मली एब्सेंट होती हैं। जैसे साइकस स्पाइनस की बात करते हैं वहां पर वेसल्स नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इफिड्रा की जो स्टेम होती है उसके अंदर आपको वेसल्स देखने को मिलती हैं। तो अगेन इट इज ए यूनिक फीचर्स भाई, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स दे आर रिजेंबल टू द एंजियोसम्स।
और इनको आप इफिड्रा को आप एडवांस्ड एडवांस्ड जिम्नोसम्स कह सकते हो, बिकॉज ऑफ द वेसल्स प्रेजेंट। ठीक है, ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है आपसे एग्जाम में 1 नंबर में, या फिर आपसे 2 या 3 नंबर में पूछा जा सकता है भाई, कि हाउ इफिड्रा इज नोन एज प्रिमिटिव, सॉरी एडवांस्ड जिम्नोसम्स, कि इफिड्रा को हम एडवांस जिम्नोसम्स कैसे कहते हैं। तो आंसर रहेगा बिकॉज इसकी जो स्टेम होती है उसमें वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और वेसल्स एक एंजियोस्म का फीचर है, इस वजह से इसको हम एडवांस्ड जिम्नोसम्स कहते हैं भाई। साथ में ही जो फिलोएम होता है, इसके अंदर आपको सेल्स अगेन फिलोएम पेरेन्काइमा ये भी देखने को मिलेंगी, ये सब कुछ सेम है। और यहाँ पर भी आपको जो कंपेनियन सेल है फिलोएम में वो नहीं देखने को मिलेगी। तो अगेन कंपेनियन सेल अगेन एंजियोस्पर्म का फीचर होता है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं होता भाई। इसके बाद मेडुलरी रेज कौन सी होती हैं, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अगर प्राइमरी मेडुलरी रेज के बारे में आपसे पूछता है तो आप बताओगे प्राइमरी वस्कुलर मेडुला के बीच में जो जगह होती है, ये वाली जगह इस तरीके से बना लोगे आप। ठीक है, जो कि कनेक्ट करती है कोर्टेक्स को और पिथ को भी, इसको बोलोगे आप प्राइमरी मेडुलरी रेज। क्लियर है। और सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनती है जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तब भाई, सेंटर में इसमें पिथ होती है, और बस पिथ में थोड़ा बहुत आप लिख दोगे पेरेन्काइमल सेल्स होती हैं। ठीक है, और कुछ नहीं। इसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें रूट और लीफ के बारे में बात नहीं करेंगे, एनाटोमी के बारे में। ठीक है, केवल आपसे स्टेम के बारे में पूछा जा सकता है, तो स्टेम इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें। तो स्टेम में जब स्टेम ओल्ड हो जाती है थोड़ी ही, स्टेम जब ओल्ड होनी स्टार्ट होती है तब इसमें स्टेम के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तब यहाँ पर जो स्टेम की जो आप कह सकते हो थिकनेस है या फिर हार्डनेस है, थोड़ी मोटी हो जाती है, स्टेम आपको थोड़ी हार्ड दिखाई देगी उस टाइम पर। तो सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस बाय द एक्टिविटी ऑफ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो वस्कुलर मंडल के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है उसका नाम होता है इंट्रा, और दो सक्सेसिव वस्कुलर मंडल के बीच में नई कैम्बियम बनती है जिसका नाम होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अगर हम डायग्राम से पढ़ें यहाँ पर, ये वापिस तो इसी डायग्राम से बना लेंगे हम। ये मान लो कैम्बियम है, एक पैच ये है, दूसरा पैच ये है, तीसरा मान लो यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर, और ये पांचवा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो कैम्बियम है इसका नाम हो जाएगा आपकी, सॉरी, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ये है, और दो सक्सेसिव वस्कुलर के बीच में यहाँ पर नई कैम्बियम डेवलप होती है जिसका नाम हो जाएगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। भाई यहाँ पर नई कैम्बियम बनती है इस तरीके से, इस तरीके से आप बना लोगे। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा इंटरफेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम स्ट्रिप। दोनों कैम्बियम स्ट्रिप्स ज्वाइन करती हैं और एक कंप्लीट रिंग की फॉर्म करती हैं। तो जैसे ही रिंग पूरी होती है, कैम्बियम की रिंग कंप्लीट होती है ना, तभी ये सेकेंडरी जो ग्रोथ का काम है वो करना स्टार्ट करती है। जब तक ये रिंग पूरी नहीं बनती है ये अपना फंक्शन नहीं करेगी। तो जैसे ही रिंग कंप्लीट होती है इसमें, इट स्टार्टेड फंक्शन। एंड फंक्शन आपको पता है हर बार की तरह, मान लो ये आपकी कैम्बियम मैंने बना ली। ठीक है, यहाँ पर मान लो नीचे की तरफ मैंने बना लिया ये जाइलम। ठीक है, और ऊपर मैंने बना लिया ये फिलोएम भाई। ठीक है, ये फिलोएम, ये जाइलम, यही सेम स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पर ये अलग अलग कर दिया है। बीच में आपकी क्या आ गई, कैम्बियम आ गई है। तो कैम्बियम नीचे की तरफ नया टिश्यू ऐड करेगी और ऊपर की तरफ अगेन नया टिश्यू ऐड करेगी। जो टिश्यू नीचे की तरफ ऐड करेगी उसका नाम हो जाएगा, यहाँ पर आप कह सकते हो सेकेंडरी जाइलम। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी जाइलम कंप्लीट। और जो टिश्यू ऊपर की तरफ ऐड करेगी इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी फिलोएम भाई। और जैसे ही सेकेंडरी फिलोएम बनता है, जो प्राइमरी फिलोएम था ये वाला, ये क्रश हो जाता है, इट बिकम क्रस्ट। क्लियर है ये पॉइंट। तो इसमें इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, पूरी यस। सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फिलोएम की जो रिंग है वो बन जाएगी। जब आप इसको फोटो में देखोगे आपको ये इस तरीके से दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप देखो ये कैम्बियम है, यहाँ पर आप, ये फोटो है ओल्ड स्टेम की। ओल्ड का मतलब यहाँ पर ये कि इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है। नीचे देखोगे आप यहाँ पर, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइमरी जाइलम को, केवल इतना। ये वाले जो आपको डार्क दिखाई दे रहे हैं इसमें, दे आर द प्राइमरी जाइलम। अब यहाँ कैम्बियम से लेकर प्राइमरी जाइलम तक नीचे की तरफ आ जाओगे आप, पूरा ये पूरा पोर्शन क्या है, सेकेंडरी जाइलम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है, अब कैम्बियम के ऊपर क्या बनता है, सेकेंडरी फिलोएम बनता है। तो अगेन ये जो बैंड आप यहाँ पर देख रहे हो दिस वन, ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी फिलोएम, यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो प्राइमरी फिलोएम है वो क्रश हो चुका है, इसमें आपने बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर प्राइमरी फिलोएम अब इस तरीके से पैचेस बता बता सकते हो लाइक दैट, और इसको लिख दोगे आप क्रस्ड
प्राइमरी फिलोएम। ठीक है, उसके ऊपर लगभग सारा कंपोनेंट सेम रहेगा इसमें। उसी तरीके से यहाँ पर ये रिज है और ग्रूव्स हैं भाई। ठीक है, कोलोन गायमेटर सेल्स हैं, कुछ सेगमेंट सेल्स हैं। ठीक है, सारा ऊपर वाला पोर्शन में कुछ ज्यादा चेंज नहीं आता है इसमें, केवल जो लोअर पोर्शन होता है यहाँ पर ही ये चेंज आता है। तो यहाँ पर आप सेकेंडरी जाइलम को अगर देखते हो, ये कंप्लीट दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग द सेकेंडरी जाइलम भाई। सेकेंडरी जाइलम में जो आप सर्कल देख रहे हो, दिस वन, दे आर द वेसल्स। तो मैंने बताया था इफिड्रा की स्टेम के अंदर आपको सेकेंडरी जाइलम में आपको वेसल्स देखने को मिलती हैं, एंड दे आर द यूनिक फीचर्स ऑफ इफिड्रा। और इन वेसल्स की वजह से ही आप इनको बोल सकते हो एडवांस्ड जिम्नोसम्स। इसके अलावा जो सेकेंडरी जाइलम है उसके अंदर इसमें क्या बनती है, अगेन मेडुलरी रेज बनती हैं लाइक दैट, जिसके आप ये लाइन देख रहे हो, जो कि अगेन कनेक्ट करती हैं पिथ को। सेंटर में पिथ है यहाँ पर, पिथ को कनेक्ट करती है किसके साथ, ऊपर कोर्टेक्स के साथ भाई। तो इनको बोला जाता है यहाँ पर सेकेंडरी मेडुलरी रेज, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम के अंदर बनी है, तो इनका नाम हो जाएगा सेकेंडरी मेडुलरी रेज। क्लियर है यहाँ तक? ये यस सर। लाइन देख रहे हो, दी आर द सेकेंडरी मेडुलरी रेज भाई। तो सेकेंडरी मेडुलरी रेज आर मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटल सेल्स, यानी कि यहाँ पर क्या होती है, रो ऑफ पेरेन्काइमेटल सेल्स होती है लाइक दैट। बहुत सारी पेरेन्काइमेटल सेल्स की एक लंबी लाइन होती है जो कि कनेक्ट करती है किसको, पिथ को ऊपर कोर्टेक्स के साथ भी, थ्रू द सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम से होते हुए कनेक्ट करती है, इसलिए इनको सेकेंडरी मेडुलरी रेज बोला जाता है। ठीक है, तो ये अगेन इसकी स्टेम की लाइव फोटो है। जब आप प्लांट की स्टेम का टीएस काटते हो तो ये सेंटर में आपको पिथ दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये वस्कुलर बंडल दिखाई दे रहे हैं लाइक दैट वन, ये सेकंड, ये प्राइमरी स्टेम की फोटो है यहाँ पर। ठीक है, ये थर्ड, ये फोर्थ, लाइक दैट, ये फाइव, ये सिक्स। ठीक है, अगर मैं इसको आपके लिए थोड़ा जूम करता हूँ तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लाइक मान लो इसी पोर्शन को जूम कर रहे हैं, तो ये जो पर्पल स्ट्रक्चर आप फॉलो कर रहे हो, दिस वन रिप्रेजेंटिंग द वस्कुलर बंडल। ठीक है, यहाँ पर ये वी शेप की जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसमें नीचे आप जाइलम बना लोगे, ऊपर आप फिलोम बना लोगे, और ये अलग अलग लेयर है इसमें। ऊपर वाला टिश्यू में कोर्टेक्स हो जाएगा इसमें, और सेंटर में इसमें पिथ होती है। ये एक और डायग्राम है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये अगेन रिज ग्रूव रिज ग्रूव रिज ग्रूव लाइक दैट। ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसका कोर्टेक्स रीजन। कोर्टेक्स में आप सेकंड गामेटस सेल्स बता सकते हो, बाकी इसमें मीजोफिल सेल, कोलोन गामेटसेस होती हैं। यहाँ पर आप बता दोगे ये वस्कुलर बंडल, अब एक वस्कुलर बंडल, ये दूसरा लाइक दैट, ये तीसरा, ये चौथा, ये छोटा पांचवा, ये छठा, यहाँ पे ये सातवां और ये आठवां। ठीक है, तो अगेन ये पेयर के अंदर है। ये वी शेप का जो है जाइलम बना लोगे, ऊपर इसमें आप फिलोएम बना लोगे, यहाँ पर एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल भी आप इसमें दिखा सकते हो, सेंटर में पिथ हो जाएगी। और जब सेकेंडरी ग्रोथ इसमें कई बार हो लेती है, यानी कि इस तरीके से आपको ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये सेकेंडरी जाइलम दिखाई दे रहा है पूरा। और सेकेंडरी जाइलम में अगेन क्या होता है भाई, वुड होता है। और सेंटर में आप अगेन ये आप देखोगे, अगेन वही आपकी वी शेप के क्या है, ये वी शेप वाले ही क्या है यहाँ पर, ये प्राइमरी जाइलम है। और ये जो ग्रीन कलर के आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी फिलोएम भाई। प्राइमरी फिलोएम क्रश हो जाता है, ये ऊपर थोड़ा बहुत कोर्टेक्स दिखाई दे रहा है इसमें। ये बिल्कुल जब स्टेम बिल्कुल ओल्ड हो जाती है उस टाइम की फोटो है ये। और अगेन इसके अंदर भी आपको जो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, दे आर द वेसल्स अगेन। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। और मेडुलरी रेज वाली जो लाइन है आपको इसमें भी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है लाइक दैट, दे आर द मेडुलरी रेज। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है भाई। इसके बाद ये डिफरेंस है, वैसे आप पढ़ लेना, मैं तो ये आप पढ़ लेना अपने इसको फोटो को बाद में। ठीक है, लीफ की अगर बात करते हैं तो लीफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लीफ को मैं आपको नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, लीफ की टीएस भी नहीं पूछेंगे, रूट भी नहीं पूछेंगे आपसे। नेक्स्ट आते हैं इसमें रिप्रोडक्शन के ऊपर भाई डायरेक्टली। ठीक है, तो जो रिप्रोडक्शन होता है फिड्रा में, अगेन इसके अंदर भी क्या बनते हैं भाई, कौन बनते हैं। और जो कौन होती हैं, मेल कौन अलग होती है, फीमेल कौन इसमें अलग होती हैं। तो जो प्लांट रहता है ये नॉर्मली डायसिस रहता है भाई। ठीक है, यानी कि डायो मतलब टू एंड सियोस मतलब होम, यानी कि जो मेल एंड फीमेल जो प्लांट हैं आपको अलग अलग दिखाई देंगे भाई। बोथ द स्पोर आर प्रोड्यूस इन द टू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज। तो यहाँ पर क्या होगा, मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा इसमें। तो अगर मेल प्लांट के ऊपर मेल कौन लगेंगे और फीमेल प्लांट के ऊपर फीमेल कौन लगेंगी इसमें। लेकिन जो इफिड्रा आपका फुलिएटा स्पीसीज होती है, ये मोनोसिस होता है, यानी कि एक ही प्लांट के ऊपर दोनों स्ट्रक्चर लगती है इसमें, मेल एंड फीमेल जो कौन है। यहाँ पर फ्लावर वर्ड यूज किया गया बार बार। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर लगती हैं ये फ्लावर जैसी आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, यानी कि दे आर लुक लाइक फ्लावर, इसलिए वर्ड फ्लावर यूज किया जाता है। बट टेक्निकली दे आर नॉट फ्लावर, दे आर
कोन और स्ट्रोबिलाई। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आप, अगर ये याद नहीं रहता है तो आप जस्ट सिंपल याद कर सकते हो कि जो प्लांट है ये डायोसियस है, मेल जो कौन है वो अलग प्लांट पे होगी, फीमेल कौन है वो अलग प्लांट पे होगी। एंड इफिड्रा इज हेट्रोस्पोर पे, यानी कि हेट्रोस्पोर मतलब दो टाइप के इसमें स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रोस्पोर एंड आपके मैक्रोस्पोर पे। यानी कि आपको मेल कौन के अंदर माइक्रोस्पोर होंगे, फीमेल कौन के अंदर आपको आपको मैक्रोस्पोर्स होंगे। तो जो मेल फ्लावर होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रोबिलाई। तो अगेन जो मेल फ्लावर कह लो या फिर मेल कौन कह सकते हो, इनको आप मेल स्ट्रोबिलाई बोल दोगे। लेकिन जो फीमेल कौन होते हैं ये भी अगेन इनको बोला जाता है फीमेल स्ट्रोबिलाई। तो मेल फ्लावर को मेल स्ट्रोबिलाई और फीमेल फ्लावर को फीमेल स्ट्रोबिलाई। तो अगेन स्ट्रोबिलाई वर्ड आपने इसमें यूज करना है, क्योंकि स्ट्रोबिलाई मतलब कौन, एक ही बात है। ठीक है, बोथ मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई आर कंपाउंड। भाई यहाँ पर क्या है, दे आर द कंपाउंड। मतलब ये वर्ड आपसे एग्जाम में एक नंबर में पूछा जा सकता है कि इनकी जो कौन होती है वो कंपाउंड कैसी होती हैं। कंपाउंड क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा अगेन, बीच में क्या होगा, कौन एक्सिस होगा एंड बियर ए ब्रैकेट्स विच आर सबटेंडेड विद आइदर विद द माइक्रोस्पोरेंजिनेट और ओविलेट सूट्स भी। तो यहाँ पर क्या होगा, बीच में एक एक्सिस होगा, इस एक्सिस के बाहर यहाँ पर बहुत सारी जो ब्रैकेट हैं भाई, पत्ते से हैं, वो आपको इसमें लगे हुए दिखाई देंगे। और उन पत्तों के बीच में से यहाँ पर या इधर मेल स्ट्रक्चर निकलेगी या फिर फीमेल स्ट्रक्चर निकलेगी, और एक से ज्यादा स्ट्रक्चर यहाँ पर निकलती हैं, इसलिए इसको कंपाउंड वर्ड बोला गया है। कौन को दिखा रहा है, और जो डायग्राम आपका बी है या फिर आई थिंक ए, ए में क्या बता रखा है, मेल कौन, यस ए में मेल कौन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो डिफरेंस आपको ये देखने को मिलेगा कि जो मेल कौन होती हैं दे आर मोर कंटेन मोर ब्रैकेट्स लाइक दैट। यहाँ पर आप देखोगे ना, इसके अंदर आपको जो ब्रैकेट्स हैं, जो लीफी स्ट्रक्चर है, इनको ब्रैकेट बोला जाता है इसमें, उनका नंबर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और साथ में ही उन ब्रैकेट्स के बेस से, जहां से ब्रैकेट इसमें लगी हुई हैं, उसके ब्रैकेट के ऊपर आप कह सकते हो, आपको एक इस तरीके से एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी भाई, यानी कि एक ब्रैकेट यहाँ पर अलग से दिखा रखी है आपको। और ये सेम ब्रैकेट यहाँ पर, ये इस कोन में बहुत सारी ब्रैकेट ये लगी हुई हैं लाइक दैट। ये वन ब्रैकेट है, ये दूसरी है, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, छठी, लाइक दैट, ये बहुत सारी इसमें ब्रैकेट इसमें लगी हुई हैं। और ब्रैकेट के बेस से इसमें क्या निकलता है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम हो जाएगा आपका। ठीक है, और जो फीमेल कोन होती है ना, फीमेल कोन में भी क्या होंगी, ब्रैकेट्स होंगी। लेकिन फीमेल कोन में जो मेगा जो ओव्यूल्स होता है जो सिंपल, उनका नंबर 2 के आसपास रहता है। और वो केवल जो सेंटर वाली ब्रैकेट होती है उसके बीच में जो ब्रैकेट होती है ना, उसके बेस से जो ओव्यूल्स हैं उसमें निकलते हैं। तो ओवी स्टैंड फॉर ओव्यूल्स। तो यहाँ पर आप देखोगे जो फीमेल कोन है उसमें उसमें ऊपर आपको इस तरीके से ये स्ट्रक्चर दिखाई देगी, लेकिन मेल कोन के अंदर आपको ये स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देगी। दोनों साइज में लगभग एक जैसी होती हैं लाइक दैट। तो यहाँ पर ये फीमेल कोन को दिखा रखा है, ये ऊपर मेल कोन है, दे आर द मेल कोन, और नीचे की तरफ ये फीमेल कोन है भाई। ठीक है, तो फीमेल कोन की स्ट्रक्चर साइज में लगभग सिमिलर होती हैं, बट अगर आप उसको क्लोज से देखते हो तो मेल कोन के अंदर आपको बहुत सारे ब्रैकेट दिखाई देंगे,